हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हाई इल सीरीज जो हम डिस्कस करें उसमें एपिसोड 1 हो चुका है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। सेकेंड एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं बेसिक आपको बैकग्राउंड के साथ बताऊंगा। फैक्ट तो हमें पता ही है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चल जाए कि क्यों, क्या ज़रूरत है इमरजेंसी की, क्या बिना इमरजेंसी ये काम चला जा सकता था। तो हाँ, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उस समय जो प्रधानमंत्री थी, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का मेन काम था कि कैसे न कैसे करके पावर को अपने पास ज़्यादा इकट्ठा करने का, यानी सेपरेशन ऑफ पावर को तोड़ मरोड़ के एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर रखने का, यानी अपने पास ज़्यादा पावर रखने का। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी कानून बना ली थी, जो भी अमेंडमेंट कर ली थी 42nd में, उसमें से अधिकतर को नल एंड वॉइड, जो क्योंकि इसमें 42nd ने बहुत ज़्यादा पावर किसको ट्रांसफ़र कर दिया था, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी से पावर जिनके, लेजिस्लेचर से पावर जिनके, जो इसको दे दिया था। इस पावर को अब थोड़ा सा क्या करना था कि नल एंड वॉइड करना था। तो इसके लिए एक और अमेंडमेंट एक्ट आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ, फैक्ट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद अगर मैं बता दूं, कोई भी डाउट हो ना, आप इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, आप व्हाट्सएप या मैसेज कर लेना 9582062485, या कोई भी कोर्स के बारे में जानना हो तो इसी नंबर पे मैसेज कर लेना। ठीक है, जैसे लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव बुक का सीरीज है, उसके अलावे क्राउन बुक है, एनसीईआरटी समरी, ये सब हम कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि क्या, सबसे पहले समझते हैं। बैकग्राउंड था इमरजेंसी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आता है, 1976 को। याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 4 और 2 6। 44th कब आता है, 4 और 4 8, 1978 में। ठीक है, इस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इस समय प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। देखो, आप बोलो प्राइम मिनिस्टर से कोई फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के मेंटालिटी से, प्राइम मिनिस्टर का बैकग्राउंड क्या था उससे। अब देखो, इससे पहले भी क्या इमरजेंसी लगा था, हाँ 3 इमरजेंसी पहले, 2 इससे पहले लगा था। एक 1962 में इंडो चाइना वॉर था, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम देखो, आपको पता है ना, इमरजेंसी हम 3 तरह से डिक्लेयर कर सकते थे। एक वॉर के केस में, एक एक्सटर्नल एग्रीगेशन के केस में, थर्ड हम कर सकते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब आपको पता है इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा वर्ड अब नहीं है, इसको हमने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्म्ड रिवेलियन में कन्वर्ट कर दिया, आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस का आप नाम लेके इमरजेंसी नहीं ला सकते, समझ में ना। ये सब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, आप समझो। तो 1962 में जो वॉर हुआ इंडो चाइना, वहाँ पे हमारा खतरा क्या था, सिक्योरिटी का इशू था। इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल एग्रीगेशन का बहाना, देखिए बहाना इन द सेंस कि एक्सटर्नल एग्रीगेशन के तौर पे हमने क्या करे, इमरजेंसी लगवा दिया। ठीक है ना, इमरजेंसी लगाता कौन है, अप्लाई कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिंपल प्राइम मिनिस्टर के बोलने से, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही बोला वो लगा दिए। लेकिन 44th में ये बदलाव किया गया, 44th में बदलाव किया गया कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी अप्लाई कर सकते हैं जब पूरा का पूरा कैबिनेट रिटन रिक्वेस्ट करें या रिटन एडवाइस दे, जो भी हो 44th में। और एक चीज़ और बताता हूँ, एकमात्र मतलब एक ही बार कैबिनेट वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 352 में। ठीक है ना, समझ में ना, एक ही बार कैबिनेट वर्ड यूज हुआ है कि आप प्रेसिडेंट साहब आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन रिटन रिक्वेस्ट जाना चाहिए आपके पास, किसका, कैबिनेट का। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो 44th और 42nd और 44th इसलिए इतना
रिलेटेड है कि क्योंकि आपको एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। तो आपने समझा क्या अभी तक कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था जिसके वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगाया, उसको हटा दिया गया। 44th का तो काम ही वही था कि 42nd में जो गलती हुई, 42वें में जो गलती हुई उसको सुधारो। सेकंड क्या गलती हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी ने जैसे ही बोला, प्रेसिडेंट साहब ने सीधा इमरजेंसी अप्लाई कर दिया। भाई ये भी गलत है, क्योंकि एक इंसान के बोलने से थोड़ी होगा। तो अब क्या होगा, पूरा का पूरा कैबिनेट का रिटेन जाना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। चलो से पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रीगेशन की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन सेकंड हुआ, ये भी चलो ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर के समय। तो ये किस वजह से हो, वॉर के वजह से, ठीक है ना। एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि पहला जो इमरजेंसी चला था, ऐसा नहीं कि कुछ ही साल, 6 साल चला था, 6 साल। तो आप बोलोगे भैया सेकंड जो 1971 में लाए थे वो कब चला। सेकंड एक्चुअली वो सेकंड वाला जो चला ना, वो एक्सटेंड हुआ कब तक, जब तक थर्ड चला ना। ध्यान देना, सेकंड वाला इमरजेंसी को खत्म नहीं किए हैं तब तक थर्ड वाला स्टार्ट हो गया, और थर्ड वाला और सेकंड वाला एक साथ खत्म किया गया कब, 1976 में। तो अब बोले थर्ड जो जिसके कारण 42nd का लोचा आया है, तो ये किस बेसिस पे था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। सबसे ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आपको क्या लगता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तो आप इमरजेंसी लगा दोगे, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया, ठीक है ना। अब इमरजेंसी समझ लो, इंदिरा गांधी के समय में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो अब देखते हो अच्छे से समझते हैं। इमरजेंसी क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस रियल रीजन था, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा बोलते हैं, विकिपीडिया में लिखा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस रियल रीजन नहीं था। रियल रीजन फिर था क्या, एक केस हुआ था। क्यों केस हुआ था, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। रायबरेली से चुनाव लड़ती है, रायबरेली से, मैं आपको बताता हूँ कब चुनाव लड़ी थी, मैं आपको एक से दिखाता हूँ। देखो, रायबरेली से ये 15 मार्च 1971 को जो चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, ठीक है। अब बरेली से जीती थी। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। रायबरेली से चुनाव लड़ी, इसके अपोजिशन मतलब मेन अपोजिशन थे राज नरेन बोल सकते हो। तो अब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो मेंबर एमपी रहते हैं, ध्यान देना, एमपी रहते हैं वो ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ध्यान देना। अब बोलोगे एक और केस हमने सुना है ना कि कोई एमपी नहीं रहता है तो भी 6 महीने के लिए बन सकता है, हाँ मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, लेकिन 6 महीने के बाद रिजाइन करना होगा। जैसे अभी उत्तराखंड के सरकार में अभी रेजिग्नेशन हुआ है, क्यों, क्योंकि जीते नहीं थे और 6 महीना मतलब वो एमएलए नहीं थे, और 6 महीना तक चुनाव नहीं हो पाया था राज्यसभा का, इसलिए उनको हटना पड़ा। तो सेम, तो अगर इंदिरा गांधी जीतती ही नहीं तो मैक्सिमम 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहती। लेकिन राजनारायण ने केस कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में जीतने के लिए बहुत सारी मैल प्रैक्टिस की है, तो उनका, ध्यान देना, बहुत मैल प्रैक्टिस की है, तो उनका आप रिजल्ट ही रद्द कर दो। जैसे उनका रिजल्ट रद्द करोगे तो वो एमपी गई तो उसका प्राइम मिनिस्टर पोस्ट भी गया, ठीक है ना। और उनपे इवन केस भी हो सकता है, 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने गलत चीज का मैल प्रैक्टिस करने पे होता है ना, 6 साल तक केस नहीं लड़ने दिया जाता है। तो नरेन ने क्या किया, इन पे चार्ज लगाया, और जब केस हुआ तो इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी केस हार चुकी थी। अब इसको इंदिरा गांधी का माथा सनका कि यार हम इलेक्शन केस हार गए। आपको पता है, अगर आपने देखा होगा, अगर प्रधानमंत्री एपिसोड, तो बाद में जाने कोर्ट वगैरह में कोर्ट के बातों को भी मानने से इनकार कर दी थी। तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन था कि कैसे न कैसे करके अपना सीट बचाते हैं। अपना सीट कैसे बचाएंगे, इमरजेंसी लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पावर को कोलैप्स कर देंगे, क्योंकि इमरजेंसी लगाने पे एग्जीक्यूटिव का पावर बहुत ज़्यादा होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पावर उतना होता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को नल एंड वॉइड करने के लिए इसने इमरजेंसी लगा दी, अपना सीट बचाने के लिए, ठीक है ना। अपना सीट बचाने के लिए, एक नायक मूवी में नहीं बोला जाता है कि आपने अपने पोस्ट को बचाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में आग लगने दी है, सेम यही है, ठीक है ना। देखो जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, वो किसी चलो
जो फैक्ट है वही बोल रहे हैं, यहाँ पे किसी को सपोर्ट करना और किसी के अगेंस्ट जाना ये नहीं होता है, समझ में ना। चलिए, तो अब देखो इंदिरा गांधी फिर भी 2 साल तक, जब तक आपको पता है जब तक इमरजेंसी रहता है तब तक, जब तक इमरजेंसी रहता है तो इमरजेंसी के केस में लोकसभा के सीट को 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इनको 75 तक ही रहना था, 2 बार एक्सटेंड किया, तो इन 77 तक रही थी। इसके खिलाफ मतलब इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था लोगों में, तो इनके खिलाफ एक पार्टी बनी थी जनता पार्टी। जनता पार्टी में जो सारी अपोजिशन पार्टी मिल गई थी, जिनके हेड थे जयप्रकाश नारायण साहब। हो सकता है जयप्रकाश नारायण साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन इनकी तबीयत खराब रहने लगा था, इसलिए मोरारजी देसाई जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो बने थे, याद रखना, ठीक है ना। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? वीबी गिरी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए, ऐसा नहीं कि उसके बाद इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी फिर से आई कब? 1980 में, ठीक है ना, 84 तक रही थी फिर से। तो इंदिरा गांधी 3 बार रही है, याद रखना है हमें। इंदिरा गांधी के सेकंड समय में नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। चलो, अब देखो इमरजेंसी से हुआ क्या? सेपरेशन ऑफ पावर कोलैप्स हो गया, यानी एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर चला गया, क्योंकि आप लेजिस्लेचर से कानून पास करवाने के लिए इवन लेजिस्लेचर में ही पास नहीं करवाते हो, कुछ बातें भी निश्चित नहीं होता है। तो एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल बन गया लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। और इसमें अब इंदिरा गांधी को मौका मिल गया कि सब पावर अपने हाथ में है, तो हम जितना मन होता है उतना हम कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अपने हाथ में किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो, एक मान लो, ध्यान सुना, ट्रिब्यूनल बनाना, ट्राइब्यूनल बनाने से होगा क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम है, वो आप क्या कर रहे हो? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी से करवा रहे हो। और ऐसा मान लो कि सरकार ने बोला कि ट्रिब्यूनल के जो हेड होगा ना उसको हम ही चुनेंगे, तो आप देख रहे हो कि जो काम अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है उसको आप खुद अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि हेड आप ही चुन रहे हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा। इसी को बोलते हैं कि जुडिशियरी से पावर छीन के एग्जीक्यूटिव को देना। समझ में आना? ट्रिब्यूनल गलत है या सही है वो हमें पता है, हमको दोनों एंगल पता है, लेकिन एक एंगल ये भी तो हुआ ना कि आपने जुडिशियरी के काम को छीन के एग्जीक्यूटिव दे रहे, वो अलग, चलो हम उसके पॉजिटिव भी हमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। और 1976 में इतना ज़्यादा बदलाव हुआ कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे बदलाव किए गए। सबसे पहले 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया था कि नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, कि नेशनल इमरजेंसी हमने लगा दिया ना, हमसे कोई पूछने नहीं है, यानी जुडिशियरी हमसे ये नहीं पूछेगी कि जुडिशियरी रिव्यू नहीं करेगी कि ये गलत है सही है, कुछ नहीं। लेकिन इसको फिर चेंज किया गया। आपको पता है ना 44th में जो भी गलती की गई थी उसको सुधारने की बात की गई थी, ठीक है ना, इस प्रोविज़न को डिलीट कर दिया गया। 1980 में ये बात की गई मिनर्वा मिल्स केस में कि इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, या डिक्लेरेशन जो किस बेस पे, इररिलेवेंट फैक्ट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ये सब, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन लाए गए 1976 के 42nd अमेंडमेंट में। देखो, सबसे पहले प्रीएम्बल में बदलाव किए गए, 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। पहले वर्ड क्या था? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, जो 5 वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, उसमें 2 ऐड हुआ, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले सेकुलर नहीं था, सेकुलर पहले से थे, हमने बस वर्ड लिखा। और एक वर्ड यहाँ पे नहीं था, यूनिटी ऑफ द नेशन, तो वहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड किया गया, ठीक है। अब देखो कैसे करके पावर सारा छीन रहा है, तो यहाँ पे ये इससे उतना पावर छीनना नहीं हुआ। सेकेंड पावर कैसे छीना? जो स्टेट लिस्ट में था, ध्यान देना, स्टेट लिस्ट में जो कानून थे, तो स्टेट बना था कानून, उसको कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया। कनकरेंट लिस्ट में डालने पे आप सेंटर भी कानून बना सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, इन सबको। उसके बाद जब इनसे लोग, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी आई तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, अपना राइट मांग रहे थे, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है ना।
ठीक है। आर्टिकल 19 तो आपको पता है जैसे ही इमरजेंसी आता है आर्टिकल 19 अपने आप गायब हो जाता है। एक किस आर्टिकल में बताया गया 358। 359 क्या बताया है कि 19 के अलावे, आर्टिकल 19 के अलावे अगर किसी आर्टिकल को हटाना है तो प्रेसिडेंट को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये आर्टिकल 359 में है। लेकिन बोला कि किसी भी कीमत पे 20 और 21 को हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और तो अब क्या हुआ, ये सब एक्चुअली ऐड हुआ है 344 में ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो जब लोग राइट मांग रहे थे, मुझे राइट दो, मुझे राइट दो, मुझे राइट दो, ये राइट फंडामेंटल राइट चाहिए, तो ये इंदिरा गांधी से बोलती है कि सिर्फ राइट से नहीं हुआ, अपना ड्यूटी तो तुम फॉलो करो। तो फंडामेंटल ड्यूटी इसी समय आया है, आर्टिकल 51 में ऐड किया गया। और इसमें क्या किया गया, टोटल 10 ड्यूटी लाए गए। और आपको पता है 11वां ड्यूटी 2002 में आया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे थे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे थे, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या क्या बदलाव लिया गया, ध्यान देना। प्रेसिडेंट को बाउंड हुआ, प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट को मानेंगे, जो भी कैबिनेट बोलेगा प्रेसिडेंट मान लेंगे। allow center to deploy central force in the state to deal with the conflicting situation of law and order। सिंपल देखो कि सेंटर अपनी आर्मी को स्टेट में रखेगी एंड अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना। गेव स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। देख रहे हो, डिस्क्रिमिनेटरी पावर दिया किसको, स्पीकर को और लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर को। डीपीएसपी वाज गिवन प्रेसिडेंस ओवर। देखो डीपीएसपी को ज़्यादा प्रेसिडेंस दिया गया फंडामेंटल, यानी लोगों के राइट को तो एकदम तितर बितर कर दिया गया था। डीपीएसपी का मतलब सरकार को जो भी काम करना होगा, चाहे लैंड रिफॉर्म जो भी करना होगा, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने से रेट में, वहाँ पे उस समय आपको पता है फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ था, उस केस बहुत सारा सुर्खियों में आया था। तो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेसिडेंस की ज़्यादा पावरफुल कौन है, डीपीएसपी, ठीक है ना। और कोई भी, ध्यान देना, कोई भी कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा वो बियॉन्ड होगा जुडिशियल रिव्यू को। देख रहे हो यार, सुप्रीम कोर्ट का तो हालत ख़राब कर दिया था, कोई पावर ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कर्टेल द, और हाई कोर्ट के पावर को भी कर्टेल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। उसके बाद देखो मैंने बताया था ना कि ट्रिब्यूनल लाना, भाई बहुत अच्छाई है ट्रिब्यूनल में, लेकिन मेन मोटिव ट्रिब्यूनल लाने का क्या था, ट्रिब्यूनल लाने का मेन मोटिव था कि हम सुप्रीम कोर्ट के काम को छीन लेते हैं ना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो काम था उसको छीन लेते हैं और ट्रिब्यूनल पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजेज होती है वो तो सुप्रीम कोर्ट खुद चुनता है, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट थे। तो हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल को बनाते हैं और उसमें अपने बंदे को रखेंगे, अपने बंदे को हेड, मेरे लिए काम करेगा, समझ में आया ना। तो ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया, 2 ट्रिब्यूनल आए, एक 323A में, एक 323B में। पार्ट कौन है, 14A, ठीक है ना। देखो एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे है वो 323A, और ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर है वो 323B। आर्टिकल से इस पे कितनी बार, बथेरे बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 4 नई डीपीएसपी लाया गया 1976 में। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लो। सबसे पहले मैंने ऐसे याद किया, चिल्ड्रेन, पुअर, उसके अलावा वर्कर एनवायरनमेंट। चिल्ड्रेन, पुअर, वर्कर एनवायरनमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। इसमें से कौन सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आया है, तो एक ऑप्शन ऐसा था, मतलब कौन सा आया है तो आप उसमें से कर सकते थे। जिसको याद था ऐसे किया था कि चिल्ड्रेन की सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ये आर्टिकल 39। उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, कि भाई ऐसा केस इसका लफड़ा होता है तो पुअर तो वकील पकड़ नहीं सकता, तो उसमें गवर्नमेंट देगी उसको, यह 39A में। उसके अलावा वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, यह 43A। उसके अलावा प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यह 48A में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब देखो, अब ऐसा बोलो, आप बोलोगे भैया इतना कम को मिनी के स्टडी, भाई इसमें बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था, ये सब इम्पोर्टेंट हमने कराया है, ठीक है। उसके बाद 44th कैसे, 44th ने बस क्या किया, नलीफाई किया सारे अमेंडमेंट को, जो भी बने थे ना उस अमेंडमेंट को नलीफाई करने का काम किया, हटाने का।
It reversed the provision made by 42nd constitutional amendment that allowed the government amend the constitution on its wish by article 366। देखा समझ में आना, सरकार बोला था मतलब 42nd में कि आप अगर 368 में आपको पता है ना अमेंडिंग पावर है कि अगर 368 का यूज करते हो ना तो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप अनजस्टिफाइड पावर यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं ऐसा ला सकते, ठीक है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया, आर्टिकल 300A में है ना, ठीक है। उसके बाद ये सब 44 में बदलाव किए गए हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाया, उसके जगह पे आर्म रिवेलियन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो पुअर लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये भाई मुझे खाना दो, मुझे रोटी दो, मुझे मकान दो, तो आप इसके वजह से थोड़ी आप भाई इनको दो, आप देश चला रहे हो इनको दो। लेकिन अगर कोई आर्मी मतलब कोई अगर जैसे बहुत सारे लोग उपद्रव करे आर्म मतलब हथियार लेके, उनके खिलाफ कर सकते हो यार, ठीक है। Article 226 was amended to restore the High Court their power to issue writs for any purpose beside the enforcement। हाँ मतलब ये पावर छीन लिया था, लेकिन ये दे दिया कि आप फंडामेंटल राइट के लिए या और भी चीज़ के लिए आप रिट जारी कर सकते हो, ठीक है। देखो जो पावर आना गया था उसको दे रहे हैं, और जो भी पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से छीन लिया गया था वो फिर से उनको दे दिया गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट देखा, चिल्ड्रेन, उसके बाद हमने देखा था पुअर, वर्कर, एनवायरनमेंट, ये 4 ऐड कब किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में। चिल्ड्रेन का डेवलपमेंट, पुअर का लीगल एड देना, और उसके बाद वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट का प्रोडक्शन, ये सब 42nd में था ना। 44th में क्या किया गया, एक नया DPSP लाया गया जिसका क्या काम था कि इनइक्वालिटीज इन इनकम जो है ना उसको कम करो, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओ, ठीक है ना। ये 32nd स्टेटस, ठीक है ना। और ये यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हैव मेड द मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे जो एक था ना मिनिस्टर लोग अपने पावर को बढ़ाना चाहता था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी एडवाइस को बाइंडिंग करवा दिया प्रेसिडेंट के ऊपर। ये इसमें दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे भी आपको लगता है कि ये पावर हथियाने के फिरक में थे, ठीक है। आर्टिकल द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन to put a restraint on the power of parliament to extend a proclamation। ध्यान देना, प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते, और हर 6 महीने पे उसको फिर से रिव्यू करना है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या था कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, लेकिन अब क्या है कि अगर 1 साल तक हो गया, 6 महीने बाद हर 6 महीने पर पीरियोडिक रिव्यू होता था, लेकिन 1 साल हो गया प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगना है कहीं पे, तो उसके लिए 2 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दिया कि यार यहाँ पे इलेक्शन हम करवा ही नहीं सकते, अभी कोई बहुत इशू है, या दूसरा है इमरजेंसी, अगर इन दोनों चीज़ अभी नहीं हो रहा है ना, तो आपको किसी भी तरह प्रेसिडेंट रूल को हटाना है, कुछ भी करके इलेक्शन करवा के। समझ में आना कि 1 साल तक मैक्सिमम क्या कर दो, प्रेसिडेंट रूल रहने दो, उसके ज़्यादा आपको कहीं करना है तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि सर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि प्रॉब्लम है बहुत। सेकंड है इमरजेंसी है उस जगह पे, ठीक है। और क्या क्या हुआ देखो, ये छोड़ो, ठीक है। चेंजेस और कुछ चेंजेस यहाँ पे तो मैंने अधिकतर करा ही दिया। एक ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इमरजेंसी प्रोक्लेम तभी होगी जब रिटन एडवाइस किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट को, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। यहीं पे पहली बार कैबिनेट वर्ड एड हुआ है 352 आर्टिकल में, ठीक है। और थर्ड ये पॉइंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको था ना पहले, ये अलग बात है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि अगर किसी को आपने जेल में रखा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आपको पता है कि जो जैसे इलेक्शन होने वाला होता है ना, तो कुछ लोगों को पहले ही अरेस्ट करके रख लिया जाता है, लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इलेक्शन में, दंगा फसाद करवाएगा, तो लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको मैक्सिमम 2 मंथ से आगे अगर रखना चाहते हैं किसी को, 2 मंथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मंथ से आगे करना चाहते हैं तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड से एक रिकमेंडेशन चाहिए होगा, तभी आप कर सकते हो, लेकिन ये अभी भी 3 मंथ ही है,
ठीक है, ठीक है। राइट ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट सेंसरशिप द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, आप पार्लियामेंट में कुछ भी बात करो, आप वो मीडिया उसकी हो गई, आप मीडिया को सेंसर नहीं कर सकते। वो अलग बात है जब कमेटी होती है ना, स्पेशल कमेटी वगैरह होती है, वो जब मीटिंग करती है तो वो कैमरे के सामने नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी आप प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैंने तो यही करवा दिया 42nd और 44th, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। मैंने बैकग्राउंड भी बताने का कोशिश किया, ठीक है। और 44th के समय में आप देख लेना कौन थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद कर लेना। ये थे मोरारजी देसाई, जो 1978 के आसपास, ठीक है ना। BD जट्टी साहब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। VV गिरी समय में, नीलम संजीवा रेड्डी इसमें। और एक चीज़ और बता दूं, आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड पता करना है तो आप इस नंबर पे पता कर सकते हो, चाहे आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर का ऑब्जेक्टिव, और कंप्लीट जिसमें क्राउन में और NCERT समरी, ये सब कर सकते हो। यहाँ से ज्वाइन, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।